गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका विनोद फॉर केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल के ऊपर। प्रीवियस एपिसोड तक हमने जो वेग समीकरण था या वेग नियम जो था उसके अनुसार वेग समीकरण बनाना सीखा था और वेग समीकरण के आधार पर किस किस टाइप के क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं या कोई किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उसकी हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, उसी के अंदर देखें वेग समीकरण में हमने चर्चा की थी अभिक्रिया की कोटि की। ठीक है, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, उस ऑर्डर के बारे में आज हम इस एपिसोड के अंदर ऑर्डर की बात करेंगे। अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कैसे होता है उस चीज को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें अभिक्रिया की कोटि की, तो अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। डेफिनेशन की बात करूं तो देखें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे अभिकारकों के अणुओं, परमाणुओं व आयनों की वह संख्या जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है। यानी किसी अभिक्रिया के अंदर कोई भी अभिकारक के जो अणु, परमाणु, आयन जो भी भाग ले रहे हैं, उन आयनों की वह संख्या जिनकी सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। समय के साथ अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो अभिक्रिया की कोटि में काउंट नहीं होंगे। तो यहां लिखा है जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, परिवर्तन होता है, क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान सांद्रता में परिवर्तन होता है। दूसरी डेफिनेशन देखें कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को वेग समीकरण के द्वारा आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी अभिक्रिया है उसका वेग, उसकी वेग समीकरण बनाई आपने। ठीक है, यानी वेग को किसके रूप में लिखा आपने, वेग समीकरण के रूप में। जैसे ही आपने वेग समीकरण के रूप में लिखा, लिखते ही जो अभिकारकों की सांद्रता लिखी आपने उस वेग समीकरण में, उन सांद्रता के पदों के ऊपर जो घात लगाई थी, उन घातों का कुल योग ही क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। ठीक है, प्रीवियस एपिसोड में आप देखना हमने वेग समीकरण बनाई थी। वेग समीकरण के अंदर जो भी अभिकारक आए थे उन सबकी घातों का योग कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, अभिक्रिया की कोटि का मान मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो थोड़ा सा एग्जाम्पल यहां देखो, R बराबर K A की पावर 1 और B की पावर 2। ठीक है, ये किसी अभिक्रिया की वेग समीकरण लिखी है मैंने, चाहे वो कैसे ही हमने बनाई हो, लेकिन एक बार एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसको लिखा है कि वेग समीकरण है R बराबर K A की पावर 1 और B की पावर 2। अब देखिए इस वेग समीकरण में एक A अभिकारक है और एक कौन सा है, B अभिकारक है। इन दोनों अभिकारकों की सांद्रताओं के ऊपर जो पावर लगा रखी है हमने, ये A की सांद्रता है, ये B की सांद्रता है। A और B दोनों की सांद्रताओं की जो घातें लगा रखी है आपने, यहां इसके ऊपर घात कितनी लगा रखी है, 1, इसके ऊपर कितनी लगा रखी है, 2। इन दोनों का टोटल कर दे, टोटल करते क्या आ जाएगी, अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया कोटि। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है वो आप वेग समीकरण से प्रदर्शित कर रहे हैं, उसकी वेग समीकरण बना रहे हैं, तो वेग समीकरण बनाने के बाद अभिकारकों की जो घात होती है उन घातों का अगर योग कर दें तो अभिक्रिया की क्या आ जाएगी, हमारे पास कोटि आ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट तीसरी डेफिनेशन और देखिए, अभिकारकों के उन अणुओं की संख्या, उनका मतलब है कि केवल वही जिनकी प्रैक्टिकल तौर पर क्या होती है, जिनकी सांद्रता प्रैक्टिकल तौर पर अभिक्रिया का वेग निर्धारित करती है। ठीक है, कोई जूर्निक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सारे जो अभिकारक होते हैं वो प्रैक्टिकल तौर पर अभिक्रिया का वेग निर्धारित करते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस अभिक्रिया में कैसा रिएजेंट लिया, अभिकारक है, किसकी सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है, किसकी सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, वो सारी चीजें देखी जाती है, जो कि आगे आने वाले इसी वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे आपको अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करनी है किसी आंकड़ों के द्वारा। अभिक्रिया के उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता प्रायोगिक तौर पर अभिक्रिया का वेग निर्धारित करती है, यानी प्रैक्टिकल तौर पर अगर अभिक्रिया का वेग निर्धारित करती है किनकी, अभिकारकों के उन अणुओं की संख्या, जो संख्या होगी वही क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि होगी। ध्यान दें यहां नाम लिया है हमने प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली। अब देखें किसी अभिक्रिया को डायरेक्ट देखकर जनरल बात करें तो किसी अभिक्रिया को डायरेक्ट देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि इस अभिक्रिया की कोटि ये होगी, इस अभिक्रिया की कोटि ये होगी, जब तक हमें ये पता नहीं हो कि वो अभिक्रिया सिंपल है
या कॉम्प्लेक्स है, यानी अभिक्रिया वो सरल है या जटिल है। सरल और जटिल की चर्चा करेंगे हम आगे। तो प्रैक्टिकल तौर पर यह मान ज्ञात किया जाता है। इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि है वो क्या है, एक प्रैक्टिकली मान है। प्रैक्टिकली आंकड़ों के द्वारा या प्रायोगिक तथ्यों के द्वारा क्या है, किसी अभिक्रिया की कोटि का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो 3 डेफिनेशन हमने पढ़ी है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं, परमाणुओं व आयनों की वह संख्या जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है। ठीक है, फिर दूसरी लिखिए, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को वेग समीकरण से अगर प्रदर्शित करें तो वेग समीकरण से प्रदर्शित करने के बाद जो अभिकारकों की सांद्रता आई है हमारी, जो ए और बी की सांद्रता आई है, उन पदों की घातों का जो कुल योग होगा उस योग को क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की कोटि बोलेंगे। ठीक है, फिर डेफिनेशन तीसरी लिखी है कि अभिकारकों के उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता प्रैक्टिकल तौर पर किसका निर्धारण करती है, अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करती है, क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, ये बात तो होगी डेफिनेशन की। अगर हम एक सामान्य अभिक्रिया ले लें, एक सामान्य अभिक्रिया की हम चर्चा कर रहे हैं, सामान्य अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया है N1A प्लस में N2B से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ये कोई रिएक्शन है जिसमें N1A प्लस में N2B से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। हमें इसकी वेग समीकरण बनानी हमने प्रीवियस एपिसोड के अंदर पढ़ ली है। वेग समीकरण कैसे होगी, R बराबर K A और B। अब ध्यान दें, अभी तक इसको कंप्लीट नहीं किया मैंने वेग समीकरण को। अभी तक हमने R बराबर K, A की सांद्रता और B की सांद्रता। अब देखें, इसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना लगाया, N1, इसके आगे कितना लगाया, N2। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट A के आगे N1 लगाया तो A की पावर में लिखा भी जा सकता है और नहीं भी लिखा जा सकता, दोनों ही बात है। मैं N1 लिख भी सकता हूं और नहीं भी लिख सकता, दोनों ही बात है। इसका भी कारण बताएंगे आपको। यहां B के आगे स्टोइकियोमेट्री क्या है, N2 है, तो यहां B की पावर में N2 लिखा भी जा सकता है और नहीं भी लिखा जा सकता। यानी किसी अभिक्रिया के अंदर अभिकारक के आगे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखे हैं, जो रस समीकरणमिति गुणांक दे रखे हैं, वो उन्हीं के सांद्रता के पदों के पावर में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। जाएंगे कब, जब ये हमें पता चल जाए कि ये एक प्राथमिक अभिक्रिया है, ये एक सिंपल रिएक्शन है, ये एक सरल अभिक्रिया है। अगर मुझे ये पता हो कि ये अभिक्रिया सरल है तो कुछ नहीं, मैं इसकी पावर में N1 लगा दूंगा, B की पावर में N2 लगा दूंगा, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी इस अभिक्रिया के संदर्भ में हमें कुछ पता नहीं है कि ये अभिक्रिया सिंपल है या जटिल है, इसलिए मैं N1 और N2 न लगा के इसकी पावर है वो मैं X और Y लगा रहा हूं अपनी मर्जी से। ठीक है, X और क्या लगाई है हमने, Y लगाई है। X और Y जो होगी, क्योंकि A की पावर क्या लगाया X और B की पावर क्या है Y। प्रीवियस एपिसोड में देखा मैंने X और Y का मान निकालना बताया था आपको, 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करवाए थे उनके अंदर न्यूमेरिकल में। X और Y का मान है वो कैसे फाइंड आउट करना होता है। अगर मैं X की बात करूं तो X जो क्या चीज है और Y क्या चीज है, आपने देखो X किसकी पावर में लगाया है, A की पावर में लगाया, तो ये है A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, A के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि, केवल A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है। आपने B की पावर में क्या लगाया, Y, यानी Y क्या चीज है, B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, B के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि। ठीक है, और अगर मैं X और Y का मान टोटल कर दूं, X प्लस Y बराबर टोटल कर दें, दोनों की घातों का योग कर दें, जैसे ये था वेग समीकरण में, अगर घातों का योग कर दिया जाए तो कंप्लीट अभिक्रिया क्या आ जाएगी, कोटि। इसको बोलेंगे अभिक्रिया कोटि, अभिक्रिया की कोटि। X और Y का टोटल कर दें तो क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी। ठीक है, अब देखें हमने जो ये वेग समीकरण बनाई है, इस समीकरण में मैंने X और जो Y मान रखे हैं ये प्रैक्टिकली तथ्यों से निकाल कर रखे हैं मैंने तो। ठीक है, लिखने को मैं जैसे ऐसे लिख सकता था, देखो इसके ऊपर N1 भी लिख सकता था, इसके ऊपर क्या लिख सकता था, N2 लिख सकता था। फिर मैं ये कह सकता था इस अभिक्रिया के प्रैक्टिकली आंकड़े थे मेरे पास प्रायोगिक तथ्यों से, प्रायोगिक तथ्यों से। ठीक है, अब प्रायोगिक तथ्यों का मतलब इस अभिक्रिया के प्रैक्टिकली कुछ आंकड़े दिए गए थे मुझे, जो कि आगे आने वाले देखें, इसी वीडियो में हम देखेंगे कैसे दिए जाते हैं तथ्य। अब प्रायोगिक जो तथ्य दे रखे हैं उसके आधार पर मैंने इसकी वेग समीकरण को कुछ इस टाइप से लिखा
कि यहां मैंने n1 लिख के x लिख लिया और b की पावर क्या लिख दिया, y लिख दिया। इसका मतलब x और y जो मान आए हैं वो प्रैक्टिकली आंकड़े आए हैं हमारे पास, ठीक है, यानी प्रैक्टिकली तथ्यों से क्या किया हमने, ज्ञात किए हैं। यहां तो मैं n1 और n2 लेकर ही चला था, जो रस समीकरण में थी गुणांक थे यहां पर वो, लेकिन जब मुझे इस अभिक्रिया के प्रैक्टिकली आंकड़े मिले, प्रायोगिक तथ्य मुझे मिले, मिलते ही मैंने इसकी जगह x लिख दिया और इसकी जगह y लिख दिया। यानी मैंने n1 की जगह तो क्या लिखा x और n2 की जगह क्या लिखा y, ठीक है। अब देखें जितना मान n1 का है उतना x का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी मैं इसको क्रॉस भी कर सकता हूं और बराबर भी लिख सकता हूं कि जितना मान n1 का है उतना x का हो भी सकता है और जितना मान n2 का है उतना y का हो सकता है। लेकिन ये कब हो सकता है, जब अभिक्रिया क्या हो, एक सिंपल अभिक्रिया हो, तभी हम क्या कर सकते हैं, n1 x1 के बराबर, n2 y के बराबर हो सकता है, ठीक है। अब देखें ये डेफिनेशन होगी किसकी, अभिक्रिया की कोटि की। अब देखें इस अभिक्रिया की कोटि पर क्वेश्चन आरबीएसई बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में के अंदर किस टाइप से पूछे जाते हैं वो देखें। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखें, उन अभिक्रियाओं की कोटि ज्ञात कीजिए जिनकी वेग समीकरण आपको क्वेश्चन के अंदर दी जाएगी कि इसकी वेग समीकरण है वो ये है, आप अभिक्रिया की कोटि को बताइए। देखें पहला क्वेश्चन है r बराबर के a की पावर 1 और b की पावर 1। जब आपको क्वेश्चन के अंदर वेग समीकरण बना के दे रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, उस वेग समीकरण के अंदर अभिकारकों की जो भी घातें दिखाई दे रही हैं उन घातों को जोड़ दें। इसके ऊपर कितना, 1 1, टोटल दोनों का कितना किया, 2। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जिस भी अभिक्रिया की वेग समीकरण आपको बना के दे रखी है उस अभिक्रिया की कोटि है वो कितनी आएगी, 2 आएगी। दूसरा देखें r बराबर के a की पावर 1/2 और b की पावर 1। ध्यान दें, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको वेग समीकरण क्वेश्चन में बना के दी जा रही है। जब वेग समीकरण बना के दे तो कोई दिक्कत नहीं, आप घातों को जोड़ दें, अभिक्रिया की कोटि होगी। लेकिन आपको जब बनानी पड़े तो ध्यान रखना, तब हमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना है, कैसे कैसे उन प्रैक्टिकल तथ्यों को उनके ऊपर अप्लाई करना है, फिर हमारी वेग समीकरण निकल के आएगी। वेग समीकरण मिलते ही हम क्या कर लेंगे, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें। तो आधा और 1, अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 1/2 लिख दो या 3/2 अभिक्रिया की कोटि। क्लियर है, ठीक है। ध्यान रखना अभिक्रिया की कोटि है वो भिन्नात्मक भी हो सकती है, जैसे हमने भिन्नात्मक लिखे भिन्न रूप के अंदर। नेक्स्ट तीसरी अभिक्रिया है r बराबर के वेग समीकरण r बराबर के a की पावर 2 और b की पावर -1। 1 पर -1 लगा रखा है और 1 है जिसके ऊपर 2 लगा रखा है, तो 2 और -1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। क्योंकि ये प्लस का 2 और ये माइनस का 1 है, दोनों का टोटल किया तो कितना आया, 1 आया। चौथी इक्वेशन देखें, a की पावर 1/4 b की पावर 3/4, दोनों को जोड़ दें। 1/4 और 3/4 कितना हो गया, 1। तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की, इसका टोटल भी कितना आया, 1। अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5 नंबर में लिखा है हमने r बराबर के a की पावर 2 और बटा के अंदर लिखा है हमने b। देखें इस क्वेश्चन को कई बार ऐसे भी दिया जा सकता है, इसको आपको सही तरीके से सही करना हो तो कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं कि a की पावर 2। अगर मैं इस b को ऊपर लेके आऊं मैथ की भाषा में तो b के ऊपर पावर इनवर्स हो जाएगी। अगर यहां पावर 1 है तो वो ऊपर जाएगी तो -1 दिखेगी, अगर यहां 2 होता है तो ऊपर जाएगी तो वो -2 दिखेगी। अब हमारी वही सेम वेग समीकरण बन गई, एक जो हम जिस वे के अंदर हम पीछे पढ़ के आए उसी में। अब देखें पावर जोड़ दें, 2 और -1 टोटल कितना हुआ, 1। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी है इसकी, 1 है। क्लियर है। नेक्स्ट देखें समीकरण r k बराबर a की पावर 2 1 प्लस b की पावर 1। दिख तो ऊपर वाला ही फॉर्मेट सा रहा है आपको, लेकिन अब की बार 1 प्लस b कर दिया तो ये सीधा b है, वो मैथ की भाषा में ऊपर नहीं जा सकता जब तक उसके साथ कोई प्लस के अंदर चीज जोड़ रखी है आपने। अगर अकेला होता तो उसको लेके जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अपने ये चीजें कर ली है। अब देखें छठे के अंदर क्या किया कि 1 प्लस करके b की पावर आपको 1 दे दी है, तो उस कंडीशन में b अकेले को ऊपर लेके नहीं जा सकते हम। तो ऐसी अभिक्रियाओं की अगर ऐसे वेग समीकरण दे रखी है तो आप डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहां पर ऐसे नहीं कि 2 हो गया ये a को b ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब ऐसे के अंदर क्या करना है, आपको 2 केस बनाने हैं। केस फर्स्ट यानी कंडीशन बना रहा हूं, केस फर्स्ट और केस
सेकंड। केस फर्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट ये कह रहा है कि बी की सांद्रता का मान वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, यानी बी की सांद्रता है वो 1 से बहुत ज्यादा हो, 1 से क्या हो, बहुत ज्यादा हो, तो बी की तुलना में ए को आप नेगलेक्ट मान सकते हैं। बी की तुलना में ए को नेगलेक्ट मानेंगे तो समीकरण ये बन जाएगी भी आर बराबर के ए की पावर 2 और बी की पावर 1, यानी बी के कंपेयर में हमने किसको छोड़ दिया? ए को छोड़ दिया, कंडीशन ये लगा के। अब ये छोड़ दिया तो ये कंडीशन देखो ऊपर वाले में आ चुकी है, ये तो है ए बटा 2 बी, तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी आएगी? इस अभिक्रिया की कोटि 1 आएगी। केस दूसरा ये भी लगा सकते थे, 1 का मान बहुत ज्यादा है किसकी? बी की सांद्रता से। अब की बार मैं इसको ज्यादा मान सकता हूं। अब ए की सांद्रता का मान 1 है, वो बहुत ज्यादा है किसकी तुलना में? बी की सांद्रता से, तो बी को नेगलेक्ट कर देंगे किसके कंपेयर में? दूसरे केस के अंदर ए के कंपेयर में। ठीक है, तो समीकरण क्या बनेगी? आर बराबर के ए की पावर 2 और नीचे 1। अब नीचे 1 लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर इक्वेशन के नीचे 1 है, यहां बी के नीचे 1 है, ए के नीचे 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां इस 1 का कोई मीन नहीं है, केवल अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? 2। यहां कितनी आई थी? 1। उत्तर ये हो जाएगा अगर केस 2 बनाएंगे तो हम ऐसी कंडीशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखें, लास्ट अभिक्रिया की वेग समीकरण के आधार पर जो क्वेश्चन है उनमें आर बराबर के ए की पावर 3/2 और बी की पावर -1। ठीक है, अब 3/2 में से घटा दें किसका? 1। देखिए जोड़ना है आपको वैसे तो ये प्लस, लेकिन ऊपर पावर में -1 है, कुछ इस टाइप से भी लिखेंगे हम। ये 3/2 है, इन दोनों को जोड़ना है, पहले प्लस का निशान, लेकिन ये ऊपर टर्म जो -1 में दे रखी है तो वो कुछ इस टाइप से। अब देखें 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1 से 1/2, उसमें से हमें कितना घटाना है? 1 घटाना है, तो उत्तर क्या आएगा हमारा? 1/2। तो क्वेश्चन में आरबीएससी बोर्ड के अंदर इस टाइप से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कीजिए। अगर आपको वेग समीकरण ये 2 दे रखी है, उसमें 2 वेग समीकरण दी गई थी, केवल आपको क्या करना था? ए और बी की पावर जो हमने लगा रखी थी उनको ऐड करना था केवल। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन आता है, ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? आपको 7 टाइप के क्वेश्चन जो करवाए उनमें हर तरीके के क्वेश्चन को मैंने इन्वॉल्व किया है। नेक्स्ट देखें, ये तो वेग समीकरण हमारे पास ऑलरेडी है। अब अगर किसी अभिक्रिया की मैकेनिज्म हमारे पास है, अभिक्रिया की क्रियाविधि अगर हमारे पास है, तो उस क्रियाविधि से हम वेग समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे? और वेग समीकरण अगर मिल गई तो मुझे, तो मैं अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कैसे ज्ञात करूंगा? नेक्स्ट देखें, अभिक्रिया की क्रियाविधि की सहायता से वेग समीकरण को और अभिक्रिया की कोटि को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उस चीज का तरीका देखें आप। ठीक है, किसके द्वारा? अभिक्रिया की क्रियाविधि के द्वारा। किसको? वेग समीकरण और अभिक्रिया की कोटि को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखें जनरली अभिक्रियाएं 2 टाइप की होती है। एक होती है सरल अभिक्रिया, सरल अभिक्रिया। सरल अभिक्रिया बोल दो, चाहे सिंपल रिएक्शन बोल दो, चाहे इसको प्राथमिक अभिक्रिया बोल दो, तीनों अल्टरनेट नाम कैसे भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैं यहां सिंपल रिएक्शन की बात कर रहा हूं। सिंपल रिएक्शन हो चाहे प्राइमरी रिएक्शन हो चाहे वो प्राथमिक अभिक्रिया हो, वो एक ही चीज है। सरल अभिक्रिया की खास बात क्या होती है कि वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही पद में संपन्न होती है, एक ही पद में संपन्न होती है, संपन्न होती है, यानी जो अभिक्रिया केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, एक से अधिक स्टेप नहीं बन रहे हैं, केवल एक स्टेप में, जैसे ए से बी बन गया, बस एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी, इसका मतलब अभिक्रिया कौन सी है? वो सिंपल अभिक्रिया। तो वे अभिक्रिया जो केवल एक ही पद में संपन्न होती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? सरल अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं कोई सामान्य अभिक्रिया। सामान्य अभिक्रिया, सामान्य अभिक्रिया है N1A प्लस में N2B से क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। ये एक अभिक्रिया ली है। ठीक है, अगर हमें ये पता नहीं होता कि ये अभिक्रिया कौन सी है, सरल है या जटिल है, नहीं पता होता, तो वेग समीकरण मेरे हिसाब से आप ऐसे ही बना दें, A की पावर X और B की पावर Y।
ठीक है, ध्यान देंगे वेग समीकरण किस नियम से बनती है? वेग नियम से बनती है। वेग नियम प्रीवियस एपिसोड में आपको करवा दिया गया है। ठीक है, अब देखें, जब मुझे ये पता नहीं कि यह अभिक्रिया कौन सी थी तो मैंने वेग समीकरण ये बनाई, R बराबर K A की पावर x और B की पावर y। ठीक है, लेकिन हमें पता चल जाए कि यह अभिक्रिया कौन सी है, सरल है, तो सरल अभिक्रिया के लिए इसी समीकरण को चेंज करेंगे। सरल अभिक्रिया के लिए क्या लिखेंगे हम कि x बराबर n1, यानी x का मान n1 के बराबर होगा और y का मान किसके बराबर होगा, n2 के बराबर। ठीक है, अगर अभिक्रिया सिंपल है, जो कि हमने ली है यहां पर, लेकिन यहां में पता नहीं था, उस कंडीशन में हमने इसकी वेग समीकरण ये बनाई थी। लेकिन अगर हमें पता हो कि अभिक्रिया सरल है तो सरल की कंडीशन में x है वो n1 के बराबर होगा और y है वो किसके बराबर होगा, n2, यानी जो आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा रखे हैं उनके बराबर ही होगा। तो वेग समीकरण क्या बनेगी, R बराबर K A की पावर n1 और B की पावर n2। फाइनल वेग समीकरण ये बनेगी। अब देखें, आप इस अभिक्रिया को देखकर भी डायरेक्ट बना सकते हैं ये कि R बराबर K A की पावर n1 B की पावर n2, यानी A के आगे जो रस समीकरण मिति गुणांक लगा है और B के आगे जो रस समीकरण मिति गुणांक लगा है, उन्हीं रस समीकरण मिति गुणांकों को मैंने पावर में लिखा है। अगर ध्यान हो तो यहां देखो, दोनों की पावर में लिखा है। ये पावर में तभी लिख सकता हूं जब मुझे पता हो कि अभिक्रिया कौन सी है, सरल अभिक्रिया है। तो विशेष इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि अगर अभिक्रिया सिंपल हो या सरल हो तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे, ए के आगे जो रस समीकरण मिति गुणांक है वो पावर में लिख दें, बी के आगे जो रस समीकरण मिति गुणांक है वो क्या करें, बी की पावर में लिख दें। जैसे एक अभिक्रिया ली मैंने, 2a से 3b से आगे उत्पाद बन रहा है, आगे अभिक्रिया के ब्रैकेट में लिख दिया गया कि यह अभिक्रिया कौन सी है, सरल अभिक्रिया है। इसका मतलब आपको पहले ही बता दिया गया है ऑलरेडी कि अभिक्रिया कौन सी है, सिंपल है। अगर जब आपको अभिक्रिया बता दी जाए कि सिंपल है तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वेग समीकरण बनाने में। एक के आगे कितना लिखा हुआ है, 2, वो पावर में, बी की पावर क्या हो जाएगा, 3, ये क्या बन गई, वेग समीकरण। अगर वेग समीकरण बन जाएगी तो अभिक्रिया की कोटि कितनी आ जाएगी इसकी, 2 + 3, पावर को जोड़ दें कितना आ जाएगा, 5। यहां पावर को जोड़ेंगे तो n1 प्लस में n2। इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण है। एक सिंपल अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों की घातों का जो कुल योग होगा उसको ही हम क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की कोटि बोलेंगे। और यहां इस अभिक्रिया का मुझे पता चल गया कि यह अभिक्रिया सिंपल है, तो उस कंडीशन के अंदर a की पावर 2, b की पावर 3, 2 + 3 को जोड़ दिया तो टोटल कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें जटिल अभिक्रिया। जटिल अभिक्रिया, जटिल अभिक्रिया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फर्स्ट हमने पढ़ी है सरल अभिक्रिया, दूसरी है जटिल अभिक्रिया। सरल अभिक्रिया में हमने पढ़ा है कि वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाए वो अभिक्रियाएं कौन सी होगी, सरल अभिक्रिया होगी। दूसरी जटिल अभिक्रियाओं की बात करूं तो वे अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, यानी वो तो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही थी सरल अभिक्रिया, और ये है जो एक से अधिक पदों में संपन्न हो। और जो एक से अधिक पदों में संपन्न हो रही अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि का जो मैकेनिज्म होगी इस अभिक्रिया की, जो हम आगे एग्जांपल में लेंगे, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि का प्रत्येक पद एक सरल अभिक्रिया होगी, एक सरल अभिक्रिया होगी। इस बात का मतलब यह है कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम देख रहे हैं, उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो पद बनाएंगे हम, जो एक से अधिक पदों में संपन्न होने वाली है, वो जो पद है उस पद के अंदर कोई भी, कहने का मतलब सब स्टेप नहीं होगा, कोई उपपद नहीं होगा, केवल वो सिंपल रिएक्शन होगी, एक ही पद में संपन्न होने वाली होगी। ठीक है,
तो इसी क्रियाविधि का प्रत्येक पद है वो एक सरल अभिक्रिया को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तथा सबसे मंद पद, जो सबसे स्लो पद होगा, सबसे मंद पद अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होगा। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दें, वेग निर्धारक पद होगा। सबसे स्लो स्टेप अगर दे रखा है, किसी के पद के आगे स्लो लिख के दे रखा है या मंद लिख के दे रखा है, तो वो जो मंद पद होगा वही अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा, निर्धारित करेगा। उसी स्टेप के अनुसार हमें क्या बनानी होगी, उसकी वेग समीकरण बनानी होगी। ठीक है, देखिए तीन बातें हैं। जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखी जाएगी तो उसका प्रत्येक पद एक सरल अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी कि सबसे मंद पद जो होता है वो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाला पद होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में मान लें हम कि A2 प्लस में B2 से मिलकर 2AB बना रहा है। यह एक जटिल अभिक्रिया है, इसको हमने मान लिया कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, यह एक जटिल अभिक्रिया है। अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इसका मतलब वो एक से अधिक पदों में संपन्न होगी। देखो कौन कौन से पद में संपन्न हुई। पद फर्स्ट की बात कर रहा हूं। पद फर्स्ट में क्या हुआ कि ये जो A2 था, ये A2 टूट गया किसके अंदर, A प्लस A में। हम दोनों को इकट्ठा करके 2A भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले स्टेप में क्या हुआ, इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म अगर मैं लिख रहा हूं तो कि A2 है वो टूटा है A प्लस A के अंदर। सेकंड पद की बात करें, सेकंड पद में क्या हुआ कि ये जो दो A2 हमने अलग अलग किए लिखे हैं, A2 को तोड़ के A लिखा है, इनमें से किसी एक A ने इस B2 के साथ रिएक्शन की, B2 के साथ इस A ने रिएक्शन कर ली। जब A ने B2 के साथ रिएक्शन की तो B2 में से किसी एक B के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, AB, और प्लस में रिमेनिंग क्या बच गया, B, यानी इस B2 के अंदर एक B शेष बच गया। ठीक है, कहने का मतलब है मेरा कि जब A2 A प्लस A में टूटा तो उसमें से एक A ने क्या किया, इस B2 के साथ रिएक्ट होके क्या बनाया, AB बनाया। ठीक है, अब तीसरे पद के अंदर मैं बात करूं तो पद नंबर थर्ड के अंदर बात की जाए तो यहां एक A रिमेनिंग पड़ा है पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में B एक रिमेनिंग पड़ा है। ये A और B दोनों आपस में रिएक्ट होंगे, A प्लस B दोनों आपस में रिएक्ट होके क्या बना लेंगे, AB बना लेंगे। यानी ये अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न हो रही है, 3। अगर आप इन 3 पदों को ऐड करोगे तो फाइनल रिजल्ट आपको ये मिलेगा जो हमने शुरू में ऊपर लिखा है वो। ठीक है, कि इन तीनों पदों को आप जोड़ेंगे तो जोड़ते ही हमें ये स्टेप कंप्लीट मिल जाएगा, जो मूल अभिक्रिया थी वो हमें मिल जाएगी। अब देखें, मैंने पहले पद के आगे स्लो लिख दिया। ठीक है, हो सकता है मैं दूसरे पद के आगे भी स्लो लिख सकता था। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा दूंगा, दूसरे पद के आगे भी स्लो लिखा हो। मैंने अगर इस पद के आगे स्लो लिखा है तो नीचे वाली दोनों जो पद हैं, दोनों जो अभिक्रियाएं हैं, वो हमारे वेग निर्धारित पद के अंदर कहीं भी काम में आने वाली नहीं है। यानी इनको हम माइंड से डिलीट कर देंगे, केवल इस पर ही काम चलेगा। अब देखें कितने पद बने मैकेनिज्म में, 1, 2 और 3। ये दूसरी लाइन पढ़े कि अभिक्रिया की क्रियाविधि का प्रत्येक पद एक सरल अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। एक सरल अभिक्रिया का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई सब स्टेप नहीं है। ये क्या एक सरल अभिक्रिया है। और सरल अभिक्रिया की वेग समीकरण कैसे बनाते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि सरल अभिक्रिया की वेग समीकरण जैसे अभिक्रिया दे रखी है ठीक वैसे उसको देख के बनाना होता है। कोई प्रैक्टिकली आंकड़ों की जरूरत नहीं है, प्रायोगिक तथ्यों की जरूरत नहीं है हमें। अब देखें, मूल अभिक्रिया कहने का मतलब ये होगी वेग को निर्धारित करने वाली। इस अभिक्रिया को देखकर हमें वेग समीकरण बनानी है, तो R बराबर K A2। ध्यान दे, ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का अभिकारक ये है A2। A2 का आगे कितना लगा है, 1। क्लियर है, यानी वेग समीकरण ये बनेगी किसकी, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। लेकिन अगर आप इस अभिक्रिया को लेकर अगर वेग समीकरण बनाते इस अभिक्रिया को, तो मेरे कहने का मतलब ये बनता A2
की पावर 1 B2 की पावर 1, ऐसे ही था कुछ। अब देखें इस समीकरण को इस समीकरण से कंपेयर करो। कंपेयर किया गया, कंपेयर का मतलब हो गया कि ये तो प्रैक्टिकली आंकड़ों से आई और ये हम डायरेक्ट देख के बता रहे हैं। और डायरेक्ट देख के मैंने ये कहा है हम तब तक नहीं बता सकते जब तक कि हमें पता नहीं हो कि अभिक्रिया सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। अब देखें इसमें यहां तक तो कॉमन चल रहा स्टेप, ये तो सेम ही है इतना, लेकिन यहां B2 इस पद के अंदर नहीं आया। किसके अंदर? जो हमारा वेग निर्धारक पद था, यानी जो वेग को निर्धारित करने वाला पद था उसके अंदर B2 नहीं आया। इसका मतलब है अगर यहां आप B लिखना चाहे तो B की पावर 0, और 0 किसी की पावर हो उसका कोई मतलब नहीं है वैसे हमारे लिए। इसका मतलब है इस अभिक्रिया के अंदर B2 जो है वो अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में काउंट नहीं हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में B की सांद्रता में अगर मैं परिवर्तन करूंगा तो अभिक्रिया के वेग में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। इस अभिक्रिया को देख के हमने ये बनाई, लेकिन इस अभिक्रिया में B2 पद है वो नहीं आ रहा था जो वेग निर्धारक पद था उसके अनुसार। तो फाइनल समीकरण आप ये मान सकते हैं, वरना जो मैंने पहले लिखी थी कि R बराबर K A2 की पावर 1 कंप्लीट। ठीक है, किसको देखकर वेग समीकरण बनानी है आपको? जिस पद के आगे क्या लिखा हो, स्लो लिखा हो, उस पद को देखकर ही हमें वेग समीकरण बनानी है। दूसरी बात कि अगर हमें किसी भी पद के आगे स्लो लिखा नहीं मिले तो उस कंडीशन में क्या करना है? तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है कि जो रिवर्सिबल वाला साइन दे रखा है जिस पद के अंदर, उसी पद को क्या मानेंगे हम? सबसे स्लो स्टेप मानेंगे। ठीक है, बाकी को फास्ट मान लेंगे जो भी होगा, रिवर्सिबल का साइन। तीसरी कंडीशन ये हो जाए कि हमें स्लो लिखा भी नहीं मिल रहा है और हमें रिवर्सिबल का भी साइन लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, तो आप देखें बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर इन टाइप की मैकेनिज्मों के लिए एक एसएसए लगाया जाता है, और एसएसए लगा के इसमें से वो रिएक्शन ली जाएगी तीनों में से जिसके अंदर हमारा प्रोडक्ट बन रहा हो। तो प्रोडक्ट इसमें बन रहा है और प्रोडक्ट इसमें, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा क्या है? ए बी। तो ये दो अभिक्रियाएं हमारी काम आएगी इस अभिक्रिया के अंदर। ये एसएसए लगाना, ये बोर्ड एग्जाम में या आरबीसी सीबीएसई के सीनियर लेवल में ये चीज नहीं है, लेकिन ये बीएससी सेकंड ईयर में जरूर है। एसएसए लगाना, एसएसए लगा के किसी अभिक्रिया का वेग निर्धारित कर सकते हैं जब आपको स्लो है या रिवर्सिबल है, कुछ नहीं दिया तो उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो हमें तो बाकायदा स्लो लिखा मिलेगा, नहीं मिले तो आप रिवर्सिबल का साइन है वो क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान दें दोबारा कि वे अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में संपन्न होगी और प्रत्येक अभिक्रिया का जो पद होगा क्रियाविधि का वो एक सरल अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा, और सबसे मंद पद ही अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होगा। क्लियर है? ये अभिक्रिया लिखी, ये अभिक्रिया के हमने ये स्टेप लिखे, इसको स्लो को देखा, स्लो को देखकर आपने ये समीकरण बनाए जिसमें बी का कोई रोल नहीं था, तो बी समीकरण में नहीं आया। इसका मतलब ये बी अभिक्रिया के वेग निर्धारण में काम में नहीं आ रहा है। ये इसकी सांद्रता में हम परिवर्तन करेंगे तो कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब देखें कई बार क्या है, जब आप वेग समीकरण बनाते हैं किसको देखकर? किसी स्लो स्टेप को देखकर वेग समीकरण बनाते हैं, लेकिन उस वेग समीकरण के अंदर कई बार इंटरमीडिएट जो बनते हैं, मध्यवर्ती यौगिक जो बनते हैं, जो कि मूल अभिक्रिया में नहीं थे। ठीक है, मूल अभिक्रिया में कौन था? A2 और B2। मूल अभिक्रिया में A2 था, ठीक है, B2 नहीं आया, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि B अभिक्रिया के वेग निर्धारित पद में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर A2 और B2 को छोड़कर कोई और पद आ जाता इसके बीच में, यहां A2 के साथ में कोई एक ऐसा पद आ जाता जो मूल अभिक्रिया में नहीं था, तो उस पद को क्या करेंगे? हम वहां से हटाएंगे। रिवर्सिबल वाले स्टेप की सहायता से हम क्या करेंगे? हटाएंगे। एक क्वेश्चन देखें इसके ऊपर कैसे आपको हटाना है। अभिक्रिया x2 प्लस में y2 मिलकर 2xy बना रहे हैं। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया है वो एक से अधिक पदों में संपन्न होने वाली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं। तो अभिक्रिया x2 प्लस में y2 से 2xy निम्नलिखित क्रियाविधि से संपन्न होती है। तो हमें क्या करना है? हमें इसकी वेग समीकरण बनानी है
और अभिक्रिया की कोटि है वो ज्ञात करनी है। अब देखें क्वेश्चन के अंदर ही स्टेप दे रखे हैं आपको, वही 3 स्टेप बना रहा हूं मैं, कोई जरूर नहीं हमेशा 3 ही दी जाए, हो सकता है वो 2 स्टेप में भी कंप्लीट हो सकती है, हो सकता है वो 4 स्टेप के अंदर भी कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, स्टेप आपको ऑलरेडी बना के दिए गए हैं, इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप इसी टाइप से लिखें। देखें वही है, प्रीवियस अभी रिएक्शन के अंदर मैंने A2 लिया था, उसको तोड़ा था A प्लस में A, यहां X2 लिया उसको भी तोड़ा है मैंने X प्लस X में, इकट्ठा लिख दिया 2X। ठीक है, रिवर्सिबल का साइन है। इन दोनों में से एक X ने Y2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया XY, और एक X और Y मिलकर क्या बना रहे हैं XY। ये मैकेनिज्म दे रखी है। अब देखें इसके आगे स्लो लिखा हुआ है केवल, बाकी मान लें फास्ट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और हमने कहा था कि जब अभिक्रिया कॉम्प्लेक्स और एक से अधिक पदों में संपन्न हो रही है तो उस अभिक्रिया का वेग निर्धारक जो पद होगा वो सबसे स्लो स्टेप ही अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होगा। अब देखें स्लो स्टेप ये है, तो हमारा टारगेट इस अभिक्रिया के ऊपर होना चाहिए केवल, बाकी किसी अभिक्रिया को नहीं। ध्यान दें दूसरी, अगर एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट हो रही है अभिक्रिया, जहां स्लो लिखा है उस स्लो से नीचे अगर कितने ही पद दे रखे हो वो अपने काम के नहीं होंगे, ध्यान रखना। ऊपर वाला पद फिर भी काम में आ सकता है मैकेनिज्म के अंदर कहीं ना कहीं, ठीक है, जो वेग समीकरण बना रहे हैं उसके अंदर। अब देखें मैं इस अभिक्रिया को देखकर पद सेकंड को क्या माना है हमने, सबसे स्लो स्टेप माना है। स्लो स्टेप ही अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद है, तो स्लो स्टेप के अनुसार हम वेग समीकरण बना रहे हैं वेग नियम से। चूंकि पद सेकंड सबसे मंद पद है जो अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद है, वेग निर्धारक पद है। ठीक है, यानी पद जो सेकंड है वो क्या है, सबसे स्लो है, जो अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा, निर्धारित करेगा। इसको एक सरल अभिक्रिया मानना है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था मैकेनिज्म का प्रत्येक पद है वो एक सरल अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको देखकर आपको वेग समीकरण बनानी है। तो R बराबर K, यहां तक तो सेम है सभी में, जब भी वेग समीकरण बनानी है तो R बराबर K तो हम लिखते ही है। उसके बाद आगे क्या लिखना है, देखो Y2 अभिकारकों की सांद्रता लिखनी है हमें तो। ठीक है, यहां क्या है X, आगे कितना 1 1। क्लियर है, हमारी वेग समीकरण ये बनी है जो हमने बना रखी है। इस पद को देखकर हमने ये वेग समीकरण बनाई है, समीकरण नंबर इसको 1 दे दें। लेकिन आप इस वेग समीकरण में ये देखें, इस वेग समीकरण को मूल अभिक्रिया से कंपेयर करें। मूल अभिक्रिया में कौन है, X2 है, जबकि हमारा यहां पद में क्या आया है, X आया है। ठीक है, यहां मूल अभिक्रिया में Y2 है तो Y2 आया, कोई दिक्कत नहीं। मूल अभिक्रिया में Y2 था तो Y2 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां मूल अभिक्रिया में X2 था, लेकिन यहां क्या आ रहा है, X आ रहा है। इसका मतलब X ये एक मध्यवर्ती यौगिक बना, जो ये मध्यवर्ती यौगिक है, और इस मध्यवर्ती यौगिक को क्या करना है, हमें वेग समीकरण में से हटाना है इसको, क्योंकि ये मूल अभिक्रिया का पार्ट है ही नहीं। ठीक है, अगर मूल अभिक्रिया के पार्ट में होता तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा उत्तर यही होता, लेकिन ये मूल अभिक्रिया के पार्ट में नहीं है, तो इसलिए इसको क्या करना है, हटाना है। इसको हटाने के लिए देखें, क्योंकि X मुख्य अभिक्रिया का भाग नहीं है, इसलिए इसे पद फर्स्ट, जो कि कौन सा है, उत्क्रमणीय पद जिसको बोलते हैं, उत्क्रमणीय पद की सहायता से हटा देंगे, सहायता से हटा देते हैं। अब देखें कैसे हटाएंगे। पहला पद कौन सा है हमारा, देखो पहले पद को लिख रहा हूं मैं, X2 रिवर्सिबल का साइन 2X, यही है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये रिवर्सिबल का साइन आ जाए तो आपका जूनियर क्लास के एक लेसन को हमने लर्न किया था साम्य अवस्था जूनियर के अंदर। साम्य अवस्था में हमने कहा था जब अभिकारक और उत्पाद के बीच रिवर्सिबल का साइन हो तो उसका एक साम्य कांस्टेंट ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया का साम्य कांस्टेंट निकालें, जिसको Kc से लिख दें हम, कोई दिक्कत नहीं है, K1 से लिख दें, K2 से लिख दें, कुछ भी लिख दें, कोई बात नहीं। इस अभिक्रिया का Kc निकालना हो तो Kc जब भी निकाला जाता है किसी अभिक्रिया का, तो इधर प्रोडक्ट की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, यानी इधर वाले की सांद्रता को ऊपर और इधर वाले की सांद्रता को नीचे। इधर कौन है, X,
तो x की सांद्रता, आगे रस समीकरण में गुणा कितना 2, वो पावर में लिखा जाता है, क्लियर है। और पैरों में क्या लिख दें x2, ये साम्य कांस्टेंट का मान निकल गया हमारा। ध्यान रखना, लिखना हमेशा ब्रैकेट में होगी चीज तभी वो सांद्रता में के रूप में काउंट होगी। यहां x की सांद्रता, यहां x2 की सांद्रता, क्लियर है। यहां से इस फॉर्मूले से इस x2 को इस kc की तरफ लेके जा रहे हैं, kc की तरफ लेके जाएंगे तो इधर क्या बचा x की पावर 2, यानी इधर यही बचा, इधर कौन आ गया kc x2, क्लियर है, ठीक है। यहां kc x2 हो गया, कोई समस्या नहीं है। अब देखें इस पावर को हटा दें, यहां से हटाया तो क्या बचा, x बराबर kc और x2 दोनों का रूट, ठीक है, दोनों का क्या आ गया रूट। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x बराबर kc की पावर भी 1/2 और x2 की पावर भी 1/2। अंडर रूट का मतलब ये होता है। अब देखें हमारे पास किसका मान आ गया, इस x का मान समीकरण 1 में रख दें, क्योंकि हमें समीकरण 1 में से x इंटरमीडिएट जो बन रहा है उसी को तो खत्म करना था, और वो भी किस स्टेप से, मैंने कहा था जहां स्लो लिखा है उससे ऊपर वाला स्टेप ही काम में आ सकता है, नीचे वाला कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब x का मान इस समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो r बराबर k इंटू y2 इंटू x की वैल्यू क्या आई है, kc 1/2 और x2 की पावर 1/2, क्लियर है। ये वेग व्यंजक है, यानी ये भी कांस्टेंट है, kc भी क्या है, कांस्टेंट है। इन दोनों को एक नए कांस्टेंट से लिख दें आप, चाहे वो k1 मान लें, k डैश मान लें, जैसी आपकी मर्जी है। r बराबर k डैश y2 और x2 की पावर 1/2। फाइनल वेग समीकरण हमारी ये बन गई। अब इस वेग समीकरण में देखें y2 भी है और x2 भी है, x2 भी है और y2 भी है, x2 भी है y2 भी है, इसका मतलब सही है। ये हमारी वेग समीकरण आ गई। इसी क्वेश्चन में अभिक्रिया की कोटि आपको और पूछी जा रही है, तो कोटि निकालने का तरीका बता चुके हैं। इसके पावर में 1 है, इसकी पावर में 1/2, तो 1 + 1/2 बराबर 3/2। तो अभिक्रिया की कोटि का उत्तर कितना हो जाएगा, 3/2। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी मैकेनिज्म के अंदर ऐसा पद आ जाए, जैसे हमने ये मैकेनिज्म लिखी थी, इस मैकेनिज्म के अंदर ये स्लो स्टेप हमने ये माना था, और ये स्लो स्टेप जैसे हमने माना तो उसकी हमने वेग समीकरण बनाई वेग नियम से। वेग नियम के द्वारा वेग समीकरण बनाने के बाद वेग समीकरण में ऐसा कोई इंटरमीडिएट आ जाए, ऐसा मध्यवर्ती यौगिक आ जाए जो मूल अभिक्रिया का भाग नहीं है। ये मूल अभिक्रिया का भाग नहीं था, x2 जरूर था मूल अभिक्रिया का, लेकिन सिंपल x वो मूल अभिक्रिया का भाग नहीं था। तो मूल अभिक्रिया का भाग नहीं था, इसलिए इसको क्या करेंगे, उस उत्क्रमणीय पद की सहायता से क्या करेंगे, हम इसको हटाएंगे। हटाने का तरीका क्या होगा, उत्क्रमणीय पद को kc के पदों में निकालें, वहां से x को बाहर निकाला, इस x का मान समीकरण 1 में रखा, रखते ही हमें क्या मिल गया, इसका रिजल्ट मिल गया, ठीक है। तो जटिल अभिक्रिया के अंदर अगर ऐसे स्टेप दिया हो, इंटरमीडिएट कुछ अलग आ रहा है मूल अभिक्रिया से, तो आपको ऐसे उस इंटरमीडिएट को हटाना है, इस मध्यवर्ती यौगिक को हटाना है। अगर नहीं होता तो हमने ऊपर वाली अभी जो एग्जांपल लिया था, हमने जटिल अभिक्रिया के अंदर A2+ में B2 से 2A भी नहीं हो तो हम सीधा सीधा सिंपल क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। अभिक्रिया की दर का जो निर्धारण है वो प्रैक्टिकली आंकड़ों से कैसे किया जाएगा, ठीक है, यानी अभिक्रिया की वेग समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे और अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करेंगे, कब, जब हमें कुछ प्रैक्टिकली डाटा दिए जाएं। क्योंकि मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो एक प्रैक्टिकली मान होती है। हमें कुछ प्रैक्टिकली डाटा दिए जा रहे हैं, एक अभिक्रिया है, A + B से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। इस अभिक्रिया के प्रैक्टिकली डाटा दिए गए, यानी इस अभिक्रिया को पर कुछ प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक तथ्य है वो निकाल के देखे, उनका रिजल्ट हमारे पास ये आया, ये क्वेश्चन के रूप में आया, कहने का मतलब, ठीक है। अब देखें ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को देखकर अगर मैं वेग नियम लगाऊं, वेग नियम हमने लगाया, वेग नियम लगाया तो R बराबर K A और B, ठीक है। इस A के आगे 1 लगा हुआ है और B के आगे भी 1 लगा हुआ है। वो पावर में लिखा भी जा सकता है और नहीं भी लिखा जा सकता, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है। हमें तो ये प्रैक्टिकली आंकड़े ही बताएंगे A की पावर में कितना आएगा और B की पावर में कितना आएगा। जब कुछ पता नहीं हो तो मैंने कहा हमेशा x y लगाएंगे एक बार, फिर हम x और y का मान क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।
अब देखें इक्वेशन नंबर 1 ये बन गई हमारी, इसको क्या दे देंगे हम, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इक्वेशन नंबर 1 के अनुसार ये डाटा दिए जा रहे हैं। देखो एक्सपेरिमेंट में यानी पहला प्रयोग क्या किया गया, ए की सांद्रता को कितना लिया गया, 1 लिया गया। बी की सांद्रता को कितना लिया गया, 2 लिया गया। तो अभिक्रिया का वेग कितना आया, 4 आया। ठीक है, इस कंडीशन को लिख दें। अभिक्रिया का वेग कितना आया, 4 आया। कब आया, जब ए का मान 1 लिया गया और बी का मान 2 लिया गया। समीकरण नंबर 2। ठीक है, जिसका बी का मान 2 है तो बी की जगह 2 रख दे, ए का मान 1 है तो ए की जगह 1 रख दे। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमने समीकरण नंबर ये बना ली। इसी तरह समीकरण नंबर 2 को बनाएंगे तो 2 को देखें, यहां से यहां अगर आपको दिखाई दे रहा है तो 1 से 2, यानी दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इस प्रयोग के अंदर ए की सांद्रता को डबल करके देखा इसने। यानी ए पहले 1 थी, 1 से क्या किया 2, यानी ए की सांद्रता को क्या किया, डबल करके देखा। बी की सांद्रता में कोई चेंज नहीं किया, बी को कांस्टेंट रखा कि बी की जो है वो रखेंगे। एक बार हम ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं अभिक्रिया का वेग कैसे बदल रहा है। ठीक है, देखा तो अभिक्रिया के वेग को देखो, पहले भी 4 था और बाद में भी 4 है। कब, जब ए की सांद्रता को 2 गुणा किया गया तो अभिक्रिया के वेग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि ए है वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर रहा है, या कह दूं मैं सिंपल भाषा में, ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है वो 0 है। अभिक्रिया के वेग निर्धारक के अंदर ये काउंट नहीं होगा। लेकिन हम समीकरण बनाते हैं, समीकरण दूसरे पद से बनाई तो देखें दूसरे में वेग कितना आया, 4, यानी आर का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। के ए की वैल्यू कितनी लिखनी है हमें यहां पर, 2, और बी की वैल्यू भी कितनी लिखनी है, 2। समीकरण नंबर 3 क्लियर है। ठीक है, तीसरे के समीकरण और बनाए। तीसरे में यहां 16 के ए का मान 2 और बी का मान कितना करना है, 4, वाई समीकरण नंबर 4। ठीक है, देखें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हम डायरेक्ट बता सकते हैं, ऐसे अगर आंकड़े दिए जाएं तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, ए के सापेक्ष क्या होगी, बी के सापेक्ष क्या होगी, वो अब आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक ट्रिक बताऊंगा जिसके अंदर हम प्रैक्टिकली आंकड़े ऐसे दिए जा रहे हैं तो इनको देखते ही पता चल जाएगी अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। हमें ऐसे इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम के लिए थ्योरेटिकल सिस्टम होता है, इसलिए ये करवाना जरूरी है। अब देखें ए की सांद्रता को जब 2 गुणा किया गया, 2 गुणा किया इसने, तो मुझे पता है कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वेग इतना ही पड़ा है, वेग में नो चेंज। इसका मतलब एक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी, 0। ठीक है, अब देखें दूसरे और तीसरे प्रैक्टिकल में क्या किया, ये कांस्टेंट रखा है। देखो इसको क्या रखा, कांस्टेंट। इसको क्या रखा था पहले, कांस्टेंट। अब की बार किसको कांस्टेंट रखा है उसने, ए को कांस्टेंट रखा है। ए को कांस्टेंट का, बी की सांद्रता को डबल करके देखा। देखो 2 गुणा करके देखा आपने, बी की सांद्रता को 2 गुणा किया तो अभिक्रिया का वेग देखें 4 से कितना हो गया, 16, यानी 4 गुणा बढ़ गया। कितना गुणा बढ़ गया, 4 गुणा। कब, जब आपने सांद्रता कितने की, 2। अब जैसे हमें पता चल जाए कि कितने गुणा हमने सांद्रता में परिवर्तन किया और उतने गुना अभिक्रिया का वेग बढ़ा तो उससे हम अभिक्रिया की कोटि निकालेंगे। एक बार हम थ्योरेटिकल तरीके से निकाल रहे हैं। ठीक है, हमने ये 4 इक्वेशन बना ली, 3 तो इन प्रैक्टिकलों को देखकर, एक हमारी मूल अभिक्रिया जो थी उसको देखकर। पहली कंडीशन में क्या करना है, देखें उन्हीं अभिक्रियाओं को देखकर समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग दे दें। समीकरण 2 में किसका भाग दें, 3 का। देखो 2 ही कंडीशन बनी है, 2 में 3 का दे दे चाहे 3 में 2 का दे दे, कोई फर्क नहीं। मैं समीकरण 2 में 3 का भाग दे रहा हूं और फिर दूसरी कंडीशन में 3 में किसका भाग दूंगा, 4 में या 4 में 3 का, आपस में दे देंगे। ठीक है, समीकरण 2 में किसका भाग देना है, 3 का भाग देना है। 2 में 3 का भाग दिया, समीकरण 2 देखो क्या है, 2 है 4/4। समीकरण 2 में भी 4 है, 4 है। मैं ये कह दूं सीधी लाइन मार दे, यहां पर लगा दें तो बटा में आ जाएगी एक तरह से सारी कंडीशन है। तो ऊपर है के ए की पावर एक्स और 1 की पावर एक्स और 2 की पावर वाई बटे के 2 की पावर एक्स और 2 की पावर वाई। कुछ नहीं, इस समीकरण के बटा में हमने इस समीकरण को लिखा, 2 के बीच में हम लाइन खींचते तो बटा बन जाएगा एक तरह से। ठीक है, वैसा ही कुछ यहां किया है। जो चीज कट रही है उसको काट दें भी, 4 से 4 कैंसिल आउट, बचा 1। ठीक है, 2 की पावर वाई 2 की पावर वाई से कट गया, के से के कट गया,
क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें यहां ऊपर है a की पावर x और यहां है 2 की पावर x, यानी सॉरी 1 की पावर x और 2 की पावर x। इन दोनों को इकट्ठा लिख दूं 1/2 की पावर x। इसको क्या लिख सकता हूं इकट्ठा 1/2 की पावर x, दोनों के ऊपर पावर x है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें मुझे इन दोनों इक्वेशन को बराबर करना है। प्रीवियस एपिसोड में देखा था इक्वेशन को बराबर करने के लिए x का मान क्या रखा जाए कि दोनों इक्वेशन बराबर हो जाए। इक्वेशन दोनों बराबर करनी है तो इसको भी 1 बनाना है मुझे, इसको भी क्या बनाना है 1। इसको देखकर इसको बदलना है, यानी x की वैल्यू को बदलना है। x की वैल्यू को मान कितना रखें कि ये पूरी टर्म है वो 1 हो जाए। अब x का मान मैं 1 रखूंगा तो उत्तर हमारा 1/2 आया। x का मान 1/2 रखा तो अंडर रूट आ गया, फिर भी 1 नहीं आ रहा है। अगर मैं देखो x का मान 0 रख दूं, x का मान कितना रख दूं 0 रख दूं, और मुझे पता है किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है। तो यहां x का मान कितना रखा मैंने 0, तो 1/2 की पावर क्या होगा 0। इक्वेशन बराबर किसका मान आ गया x का। उसी तरह हम किसका निकालेंगे हम y का मान, किससे समीकरण 2 और 3 से, सॉरी 3 और 4 से, लास्ट वाली से। अब दोनों समीकरणों से निकालेंगे तो समीकरण 3 में 4 का या 4 में 3 का कैसे दे लें, उल्टा देख लें एक बार, वो आपकी मर्जी है। मैंने 4 में 3 का दिए, 3 में 4 का भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 4 को लिखें पहले 16/4 यानी बराबर से इधर वाला आ गया, ऊपर के 2 की पावर x, इसको लिखना ऊपर क्योंकि ऊपर 4 माना है मैंने पहले इक्वेशन में, y बटे k 2 की पावर x और 2 की पावर y। जो चीज कट रही है उसको काट दें भी, 4 से कट गया ये 2x, k से k कैंसिल, यहां देखो 2 4 2 से कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्या बचा 4 बराबर, ऊपर देखे 2 से काट दिया हमने, नहीं काटो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या बचा है केवल 2 की पावर y, केवल 2 की पावर y बचा है। ध्यान दें इस 2 से हमने इसको काट दिया तो 1 की पावर क्या बचा y, और 1 के ऊपर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, 10 हो 15 हो 20 हो रिजल्ट उसका 1 ही आना है, ठीक है। 2 की पावर y। अब मुझे देखें इस 4 को देखकर सोचना है कि y का मान कितना रखूं कि ये वाली इधर वाली टर्म भी 4 हो जाए, यानी दोनों क्या हो जाए 4 हो जाए। तो y का मान मुझे दिख रहा है कि कितना रखना चाहिए 2 रखना चाहिए। y का मान अगर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा 4, y का रिजल्ट कितना आया हमारे पास 2, x का रिजल्ट कितना आया 2, सॉरी 0, x का मान कितना है 0, y का मान कितना है 2। हमें x और y का मान ही तो फाइंड आउट करना था। अब क्या करना है, इन दोनों के मान समीकरण 1 में रख दें, दोनों के मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान क्या रखा हमने 0, ये 0 रख दिया अभी। y का मान कितना रखा 2, वेग समीकरण क्या बन गई ये, पहला आंसर हमारा ये आ गया कि r बराबर k a की पावर 0। a की पावर 0 का मतलब है a है वो अभिक्रिया के वेग निर्धारित पद के अंदर काउंट नहीं होगा एक तरह से, क्योंकि a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी आ रही है 0। मैंने कहा किसी की पावर 0 का मतलब रिजल्ट क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और b की पावर कितनी आ रही है 2। तो इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ऐसे लिखें, इसको ऐसे भी हम करके लिख सकते हैं कि केवल b2, a को हटा दें, क्यों, क्योंकि a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी आई है 1 आई है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है। अब देखें हमें पूछा अभिक्रिया की कोटि, और हमें तो वेग समीकरण भी पूछी थी और साथ में क्या पूछा अभिक्रिया की कोटि पूछी थी, ठीक है। तो वेग समीकरण तो ये बन गई, अभिक्रिया की कोटि में क्या करना है घातों को जोड़ना है, इस पे घात 0 है इस पे 2 है, तो रिजल्ट कितना आया 2, यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यानी a प्लस b से जो उत्पाद बन रहा है उसके जो प्रैक्टिकली आंकड़े दिए थे उस प्रैक्टिकली आंकड़ों से मैंने x और y का मान है वो क्या किया है फाइंड आउट किया है। और x और y के मान को फाइंड आउट करने से मुझे पता चला कि अभिक्रिया है वो a पर तो डिपेंड ही नहीं कर रही है, यानी अभिक्रिया का जो वेग है वो 1 पर निर्भर नहीं कर रहा है, केवल अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड कर रहा है b पर ही डिपेंड कर रहा है। अब a की सांद्रता को चाहे कितना ही बढ़ा रहा है वो अभिक्रिया में, लेकिन अभिक्रिया के वेग को वो प्रभावित नहीं कर सकता। a की सांद्रता केवल किसकी सांद्रता प्रभावित कर सकती है b की, जो कि टॉपिक ही हमारा ये चल रहा है अभिकारकों की सांद्रता। तो प्रैक्टिकली आंकड़ों से हमें पता चलेगा भी कौन सा अभिकारक है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगा और कौन सा अभिकारक है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ये जो
अभिक्रिया वेग का दर का निर्धारण है वो प्रैक्टिकली तथ्यों से या प्रायोगिक विधि बोल दूं मैं अभिक्रिया के कोटि को ज्ञात करने का या वेग समीकरण को ज्ञात करने का। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन और लेके आएंगे, साथ में आप वो एक ट्रिक लेके आएंगे जिसके द्वारा हम डायरेक्ट अभिक्रिया को देखकर या आंकड़ों को देखकर बता सकें कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, वेग समीकरण क्या बनेगी। आज के लिए इतना ही, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।